हेलो बच्चों, मैं शैलेश कुमार प्रजापति नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा संचालित महर्षि अरविंद हिंदी प्राथमिक विद्यालय से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रथम सत्र का पाठ 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी, लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह हो तो क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत ही कंगाल बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। चलो तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। औरंगजेब के शासन के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल हो गया। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनकी जमीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी जमीन कर्ज में डूब जाती। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। खेती-बाड़ी टूट गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके, चिलचिलाती धूप सहकर, जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता था। सामाजिक जीवन को ग्रहण। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राज्यतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज्य की प्रथा नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा था। ग्राम पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। देश की मेरुदंड जैसी यह ग्राम
स्वराज्य की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम्य स्वराज्य की संस्थाएं अड़िग खड़ी रहती थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था नष्ट हो गई। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा किया। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती है। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा। यदि ऐसा न किया जाए तो वह दंड या सजा का पात्र माना जाता। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न हुई। भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। भारत के करघे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोने चांदी का आयात होता था। अंग्रेज शासन के लागू होते ही यह परिस्थिति बदल गई। सोने चांदी का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक के शासन में ले गए थे। विचार करें, पूरे देश में से कितनी संपत्ति अंग्रेजों ने एकत्र की होगी। भारत के गृह उद्योगों की दुर्दशा। भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना जकात के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे का, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगरी उद्योग नष्ट हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार बने। धीरे धीरे भारत के ग्राम्य कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। सुधारों के प्रति संदेह। विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिंक ने अनुपात में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। बेंटिंक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने आने वालों को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक
सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। बेंटिंक ने इन सुधारकों के निवेदन को सुनकर सती होने के विवाद पर प्रतिबंध लगाते हुए एक कानून 1829 में लागू किया। बेंटिंक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग चाहता था, ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नजर से देखने लगे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च रखने का प्रस्ताव पास किया था, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। अंत में बेंटिंक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनोवांछित लाभ नहीं मिला। हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी तो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेशा व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे शुरू की गई। भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1853 में मुंबई और थाना के बीच रेलवे शुरू हुई। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नजर रखने और विदेशी राज्य को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर ईस्वी सन 1854 से डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रवाहों से अवगत हुआ, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नजदीक आए। धन्यवाद।